हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोमैंडम के नाम से, आप वहाँ जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज जब हम बात करेंगे सेक्शन 32 की, तो वैसे तो ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है, लेकिन हम फोकस करेंगे डाइंग डिक्लेरेशंस के ऊपर, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सेक्शन 32 की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 90 से लेकर 95% ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन से बनते हैं। तो हम इसको जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस से आज पढ़ेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा सेक्शन 32 है, इट डील्स विद द एविडेंस ऑफ दोज पर्सन्स या स्टेटमेंट ऑफ दोज पर्सन्स हु आर ईदर डेड, जो अब मर चुके हैं, या फिर दे आर नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू कम टू द कोर्ट। ओके, तो ऐसे लोगों का भी स्टेटमेंट कैसे दिया जाएगा? तो देखिए, फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, और ये बी है। ए ने कोई स्टेटमेंट दिया था बी को, अब ए जो है वो क्या हो चुका है, ये मर गया। अब ये को तो कोर्ट आ नहीं सकता ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए, लेकिन चूंकि बी ने वो स्टेटमेंट सुना, बी के पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है उस स्टेटमेंट की, तो क्या होगा, बी will now be eligible to give the statement which was made to him by A। अब B जो है उस स्टेटमेंट का एविडेंस दे सकता है। तो ये सेक्शन कहता है कि when any person is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or his attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, their statements कैन बी प्रूव्ड बाय अदर पर्सन्स। वो दूसरे पर्सन जो है उस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, या फिर किसी और मीन्स से भी उनका स्टेटमेंट प्रूव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने मरने से पहले क्या किया था कि एक डायरी में कुछ लिख दिया था। अब मरने के बाद ये तो है नहीं, तो ये जो डायरी में इसका जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ये भी जो है वो प्रूव किया जा सकता है अंडर सेक्शन 32। लेकिन ये याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है कि ए यहाँ पे मर गया हो, तभी ये स्टेटमेंट जो है वैलिड होगा, या फिर कोर्ट में नहीं आ सकता है। नाउ सेक्शन कहता है, ये आगे जाता है सेक्शन और कहता है कि 8 सर्कमस्टांसेस हैं, 8 सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें ऐसे स्टेटमेंट्स को हम रेलेवेंट बना सकते हैं। तो कौन से हैं? पहला, व्हेन स्टेटमेंट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ। सेकेंड है कोर्स ऑफ बिजनेस। तीसरा है व्हेन इट इज मेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर or gives opinion as to public right or custom or matters of general interest, or is related to the existence of relationship, or is made in will or deed relating to the family matters, or on documents relating to the transaction mentioned in section 13A, or is made by several persons and expresses feelings relevant to the matter in question। तो ये जो सारे circumstances हैं, ओके, इन circumstances में अगर कोई स्टेटमेंट दिया होगा या इन सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होगा, तो वो रेलेवेंट होगा सेक्शन 32 में। नाउ ये जो हमारा सेक्शन है, ये है एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ हियरसे एविडेंस। हमने जब हियरसे एविडेंस की बात की थी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कोई भी पर्सन उसी चीज का एविडेंस दे सकता है जिसने उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हो। मान लो एक जगह अगर कोई आग लगी हुई है, तो उस आग का जो एविडेंस है वो ए दे सकता है, क्योंकि ए ने वो आग को देखा था लगते हुए और उस आग को जलते हुए देखा था। लेकिन अगर ए ने उस आग के बारे में बी को बताया है कि देखो बी, वहां पे देखो एक आग लगी हुई थी, तो बी जो है इसका एविडेंस नहीं दे सकता, बिकॉज बी ने जो है वो ए से केवल सुना था, बी ने उसको देखा नहीं था। ही डिड नॉट परसीव दैट इंसिडेंट और दैट फैक्ट विद हिज ओन सेंसेस। तो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो एविडेंस था वो हियर से एविडेंस बन जाता है। लेकिन अभी इस सेक्शन में क्या हुआ कि ए ने जो स्टेटमेंट दिया था, अब वो जो है बी जो है प्रूव कर पा रहा है इन द कोर्ट, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्सेप्शन टू द हियर से एविडेंस। नाउ क्यों एक्सेप्शन है, इसको के पीछे का प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल सिंपल सी बात है कि अ पर्सन हु हैज द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, बट हु because of his death or him being unable to come to the court cannot give the evidence by himself, then that knowledge should be transmitted to the court through some other person, or if he has recorded his knowledge somewhere else in a register or so, then that register can be submitted in the court as an evidence। क्यों ऐसा होता है? Because the law always wants the best evidence।
जो लॉ है, जो कोर्ट है, वो हमेशा चाहता है कि हर केस में उसको बेस्ट एविडेंस मिले। अब यहाँ पे बेस्ट एविडेंस क्या होता है कि अगर वो खुद आ जाता देने के लिए एविडेंस, लेकिन अब वो खुद तो है नहीं, तो सेकंड बेस्ट एविडेंस क्या हुआ यहाँ पे, जिसको उसने वो बात बोली थी। फॉर एग्जाम्पल हमने जो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल देखा उसमें बी जो है उसके पास सेकेंड बेस्ट एविडेंस है, सेकेंड बेस्ट नॉलेज है उस फैक्ट की, तो अब बी जो है वो एलिजिबल हो जाता है एविडेंस देने के लिए। अब देखिए हमने सेक्शन 32 के बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया है कि सेक्शन 32 में क्या होता है और कैसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो एडमिटेड होते हैं, एडमिट किए जाते हैं। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 32 का, वो है सेक्शन 32 का सब क्लॉज 1, जो बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। क्या होता है डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग डिक्लेरेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक पर्सन के डेथ के या तो रीजन के बारे में बताए या उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में बताए जिसमें उसकी डेथ हुई हो। ओके, तो जो ऐसा स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट क्या बोला जाएगा, उसको बोलेंगे हम डाइंग डिक्लेरेशन। ये बेस्ड है ऑन अ लैटिन मैक्सिम नेमो मेरिटरस प्रिजम्टर और मेंट्री। नेमो मेरिटरस प्रिजम्टर मेंट्री, सॉरी, which roughly translates into a man will never meet his maker with a lie in his mouth। ये हम मानते हैं, ये सोचते हैं कि जब आदमी मर रहा होता है, वो अपने डेथ बेड पे होता है, तो कभी वो झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच बोलेगा, क्योंकि वो झूठ बोल के अपने मेकर से मिलने नहीं जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज को, डाइंग डिक्लेरेशन को सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 में इनकॉर्पोरेट किया है। अब ये प्रिंसिपल जो है वो प्रपाउंड तो किया गया था इंग्लिश कोर्ट्स में, लेकिन इंग्लिश कोर्ट्स में, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। देखिए, जो आर वर्सेस जेंकिंस का केस था, इसमें इंग्लिश कोर्ट्स ने साफ साफ कहा था कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन बनने के लिए यह जरूरी है कि जिस समय वो स्टेटमेंट दिया गया हो, दैट पर्सन मस्ट बी अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। उसको पता होना चाहिए कि वो कुछ देर बाद मर जाएगा। ही मस्ट बी अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। एक पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का केस था। इसमें यह हुआ था कि जो डिसीज्ड है वो मिलने गया था एक्यूज्ड से, आफ्टर रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम द एक्यूज्ड इन विच इट वॉज रिटन दैट ही इंटेंडेड टू पे बैक व्हाट ही ओड टू द डिसीज्ड। पकला था, मान लीजिए ए था, ए गया बी से मिलने, क्योंकि बी से इसको एक लेटर मिला था जिसमें यह लिखा हुआ था कि बी जो है वो ए को उसका डेट चुकाना चाहता है। बी ने कुछ पैसा ले रखा होगा ए से, वो पैसा ए को वापस देना चाह रहा था, इसलिए जो है ए इससे मिलने गया। अब ए ने जाने से पहले वो लेटर अपनी वाइफ को दिखाया था और ये बताया था कि वो यहां पे एक्यूज से मिलने जा रहा है। बाद में क्या हुआ कि एक जो है मरा हुआ पाया गया। तो ये जो स्टेटमेंट था ए का, ये वैलिड माना गया। जो वाइफ को इसने स्टेटमेंट दिया गया था ये वैलिड माना गया और इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इसने क्या बताया, इसने सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया जिसमें उसकी डेथ हुई थी। इन फैक्ट से, इस स्टेटमेंट से हम एक इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि वो बी से मिलने गया था और बी चूंकि ए को कुछ पैसा ओ करता था, तो शायद इसीलिए बी ने उसको मार दिया। ठीक है, तो यहां पे लेकिन जो ए है, दैट वाज नॉट अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। स्टिल उसका जो स्टेटमेंट है दैट वाज हेल्ड टू बी डाइंग डिक्लेरेशन, उसको फिर भी डाइंग डिक्लेरेशन माना गया था। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंग्लिश लॉ है और इंडियन लॉ है वो बहुत अलग अलग है। ओके, ये फैक्ट से पकला नारायण स्वामी वाले केस के। अब इस केस का जो रूलिंग थी उसको एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। इसमें क्या हुआ था कि दो ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब लड़ाई हुई तो वायलेंट हो गई लड़ाई और उसमें से एक आदमी को क्या हुई, चोट लग गई। अब वो जब हॉस्पिटल जा रहा था, ऑन हिज वे टू द हॉस्पिटल, ठीक है, उसने ये बोला कि ही वॉज अटैक्ड बाई 4 पर्सन्स और उनमें से 2 का उसने नाम बताया, कौशल राव और तुकाराम। बाद में उसने यही स्टेटमेंट एक सब इंस्पेक्टर को भी दिया और एक मजिस्ट्रेट को भी दिया मरने से पहले।
तो उसके बाद जब वो मर गया तो ये बोला गया कि इसका जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट होगा एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। समझ में आई बात? ओके। अब डाइंग डिक्लेरेशन को के रिगार्डिंग हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि ये बहुत आवश्यक है कि जब स्टेटमेंट दिया गया हो और स्टेटमेंट देने के बाद वो आदमी को मर जाना जरूरी है। अगर ए ने स्टेटमेंट दिया है बी को और ए बाद में नहीं मरा तो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। ठीक है, वो सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 के अंडर रेलेवेंट नहीं होगा, वो जाके रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस एक्ट में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसकी डेथ जो है वो उन्हीं रीजंस और उन्हीं सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए जिसका उसने जिक्र अपने डाइंग डिक्लेरेशन में किया था। तीसरी बात यह है कि डाइंग डिक्लेरेशन उसी केस में एडमिसिबल होंगे जिस केस में डिक्लेरेंट की, जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, उसकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्वेश्चन में होगी। ओके, और डिक्लेरेशन देते समय यह जरूरी है कि ही मस्ट बी इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक केस था जहां पे एक डिसीज्ड मरी थी, एक लड़की मरी थी ड्यू टू एक्सटेंसिव बर्न इंजुरीज। तो यहां पे जब उसने अपना ओरल स्टेटमेंट दिया था अपनी मदर को तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना गया था। इस केस में हालांकि जो डॉक्टर था उसने ये बोल दिया था कि वो फिजिकली तो फिट है स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन वो मेंटली फिट है या नहीं है इसका वो जो है एकदम कन्विंसिंगली नहीं कह सकता था, इसीलिए जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं माना गया। अगर किसी केस में दो डाइंग डिक्लेरेशन है और दोनों डिफरेंट वर्जन्स बताते हैं तो सीरियस डाउट अराइज हो जाता है अबाउट द ट्रुथफुलनेस ऑफ द डिक्लेरेशन। ओके, तो अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस हैं तो अगर अलग अलग बातें वो कह रहे हैं तो वो डाइंग डिक्लेरेशन फिर नहीं मान्य होगा। और जो हमारे डाइंग डिक्लेरेशंस होते हैं दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साइंस आल्सो। जरूरी नहीं है कि बोल के, ठीक है, रिटन या ओरल स्टेटमेंट ही होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है साइंस के थ्रू। एक हमने केस है पढ़ा था, हमने पहले भी पढ़ा था इस केस को, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला वाला केस। इसमें क्या हुआ था कि एक लड़की थी, उसका जो है गला कटा हुआ था, तो उस कटे गले के चक्कर में वो अक्यूज का नाम नहीं बोल पा रही थी, बोलकर उसका नाम नहीं बता पा रही थी, लेकिन उसने उसको इंप्लीकेट किया था बाय यूजिंग द साइंस। तो यहां पे जो उसका कंडक्ट है दैट वाज हेल्ड रेलेवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए कि जो अगर क्या हुआ कि मान लो ए है, ए ने मरने से पहले क्या किया था, एफआईआर लिखवाई, और एफआईआर लिखवाने के बाद वो क्या हुआ, मर गया, ही डाइड। तो ये जो एफआईआर है दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन। ये कहा गया था के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के केस में। तो हमने कई सारी बातें यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन के एस्पेक्ट्स को समझने के लिए देखी हैं। अब हम देख लेते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंशियरी वैल्यू क्या होता है, ये कितना बड़ा एविडेंस है। तो कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो केस था, और एक केस है कूसा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का, इन दोनों में यह बात बोली गई है कि अ कन्विक्शन कैन बी हेल्ड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन, कि ऐसा कोई रूल नहीं है, देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल दैट अ कन्विक्शन कैन नॉट बी हेल्ड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। अगर वो डिक्लेरेशन कोहेरेंट है, कंसिस्टेंट है, ट्रस्टवर्दी है और ये लगा है कि वो वॉलंटरी दिया गया है, तो उसके ही केवल बेसिस पे आप कन्विक्शन कर सकते हैं और किसी भी कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं होती है। अब ये बात है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है कोई वीकर काइंड ऑफ एविडेंस नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा एविडेंस माना जाता है, लेकिन अगर ये किसी कंपिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने दे दिया गया तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है। लेकिन ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हमेशा की डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिकॉर्ड की हो। आप वो थर्ड पर्सन को भी दे सकते हैं, किसी भी पर्सन को भी दे सकते हैं, चाहे वो रिलेटिव ही क्यों ना हो, आप किसी रिलेटिव को भी डाइंग डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट दे सकते हैं। ओके, नाउ अब अगर लॉ से रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। यहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे और रीसेंट जजेस का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। हमने आज सेक्शन 32 का सब क्लॉज 1 पे फोकस किया है क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे सेक्शन 33 ऑफ एविडेंस एक्ट को। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।